गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बेसिक समझ लिया था। एक तो जब z बराबर फलन एफ जेड का साधारण अनंतक हो तो अवशेष कैसे ज्ञात करते हैं। एक हमने सीख लिया था कि जब z बराबर ए फलन एफ जेड का m कोटि का क्या हो, कोई पोल हो, अनंतक हो, तो अवशेष कैसे निकालते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल वगैरह भी समझे थे। आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम किसी क्वेश्चन वगैरह की बात करें, मैं एक दो क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको चैप्टर के। तो सभी प्यारे विद्यार्थी चैप्टर नंबर 10 निकालिए। आपकी यूनिट नंबर कौन सी चल रही है? 4 चल रही है। देखो जैसे आपके चैप्टर नंबर 10 है, आपकी कौन सी बुक चल रही है? आपके सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। यूनिट नंबर कौन सी आपके 4 है। आज इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न फलनों के अनंतकों पर अवशेष प्राप्त कीजिए। अनंतकों पर, देखो शब्दों का ध्यान रखना। देखो हमें किस पर पूछ रहा है? फाइंड द रेसिड्यू किस पर पूछ रहा है? हमें फॉलोइंग फंक्शन एट द पोल। हमें जो पोल्स है उन पर क्या पूछ रहा है? रेसिड्यू पूछ रहा है, अवशेष पूछ रहा है। देखो एक तो इनफाइनाइट पर अवशेष होता है, तो इनफाइनाइट पर मैंने अवशेष का आपको फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था मैंने? कि z इक्वल इनफाइनाइट पर अवशेष क्या होता है? 1/z का ऋणात्मक गुणांक, या लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस z एफ जेड। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा दिया करो जो वहां अप्लाई हो सके, जिससे अपने पास मान के आए, कोई फाइनाइट वैल्यू आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने फर्स्ट का फर्स्ट ले लिया, हम एफ जेड किसको मान के चल रहे हैं? जो फलन दे रखा है z² प्लस a²। देखो अनंतकों पर अवशेष निकालना है, तो सबसे पहले बताइए फलन एफ जेड के अनंतक कैसे निकालोगे आप? फलन एफ जेड के अनंतकों के लिए क्या करते हो आप? अनंतकों के लिए हर को किसके बराबर लेते हो? 0 के बराबर लेते हो आप। अब यहां से z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो अपने पास कितनी आएगी? देखो रूट लेते हैं तो प्लस माइनस -1 का रूट आयोटा और a² का रूट a। देखो मैं बात करूं z² प्लस a² की, इसके फैक्टर क्या होंगे? z प्लस आयोटा a, z माइनस आयोटा a। तो z की जगह प्लस आयोटा a लेने पर a की पद 0 हो रहा है, क्योंकि z² प्लस a² का फैक्टर यही होता है। तो आयोटा ए भी एक कोटि का अनंतक होगा, क्योंकि आयोटा ए लेने पर हर में ए की पद क्या होगा? 0 होगा, और माइनस आयोटा ए लेने पर ये वाला पद क्या होगा? 0। तो एक पर भी 0 हो रहा है, आयोटा ए पर भी और माइनस आयोटा ए पर भी। तो आयोटा ए भी एक कोटि का अनंतक है और माइनस आयोटा ए भी एक कोटि का अनंतक है। और एक कोटि के अनंतक को ही हम क्या बोलते हैं? साधारण अनंतक बोलते हैं। तो लिख देना यहां z बराबर आयोटा ए तथा z बराबर माइनस आयोटा ए साधारण अनंतक है। तो सबसे पहले हम बात करें z बराबर आयोटा ए पर अवशेष की बात करें। देखो दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने साधारण अनंतक पर अवशेष ज्ञात करने की। क्या यहाँ फाई जेड अपॉन साई जेड वाले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, वो फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है जैसे z बराबर ए पर आप अवशेष निकाल रहे हो तो हर में z माइनस ए का फैक्टर हो, तो हम अवशेष किससे निकालते हैं? लिमिट z टेंड्स टू ए z माइनस ए एफ जेड से। यानी z बराबर ए पर अवशेष निकाल रहे हैं और एफ जेड के मान में हर में z माइनस ए नहीं है, तो फिर फाई जेड अपॉन साई जेड वाले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। वैसे दिमाग में रखना कि कोट वगैरह टेन वगैरह आता है ना, जिनमें z माइनस ए वगैरह वाला फैक्टर नहीं बनता एफ जेड के हर में, तो वहां कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? वो एफ जेड बराबर ए पर अवशेष का लिखाया था ना मैंने, फाई ए अपॉन साई डैश ए। यहाँ साधारण फॉर्मूला लगेगा आयोटा ए पर अवशेष। देखो ए पर अवशेष निकालते हैं तो ए लेते हैं, आयोटा ए पर अवशेष निकालेंगे तो ए की जगह क्या लेंगे? आयोटा ए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? z माइनस आयोटा ए, और एफ जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास? z² अपॉन z² प्लस a²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? लिमिट z टेंड्स टू आयोटा ए और z माइनस आयोटा ए। देखो z² प्लस a² को क्या लिख सकते हो आप? z प्लस आयोटा ए और z माइनस आयोटा ए।
ये कैंसिल होगा और जेड की जगह आयोटा ए रखोगे तो एकदम डायरेक्ट ये तो माइनस ए स्क्वायर होगा, जेड की जगह आयोटा ए लेंगे तो ये क्या आएगा 2 आयोटा ए, तो ए के कैंसिल होगा और आपके पास -1 अपॉन आयोटा होगा प्लस आयोटा ए अपॉन 2 होगा। कैंसिल कर देंगे -1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा और ए स्क्वायर अपॉन ए, तो ए बच जाएगा आपके पास, तो आंसर आएगा आयोटा ए अपॉन 2। अब इसी प्रकार जेड बराबर माइनस आयोटा ए पर क्या निकालेंगे अवशेष, ये भी कैसा अनंतक है साधारण, जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने ए उसकी जगह आप क्या रखो माइनस आयोटा ए, जेड माइनस ए, अब ए की जगह माइनस आयोटा ए लेंगे तो प्लस आयोटा ए होगा और यहां से क्या आएगा आपके पास एफ जेड। देखो लिमिट जेड टेंस टू माइनस आयोटा ए जेड प्लस आयोटा ए, एफ जेड कितना है जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही आप इसको सॉल्व करोगे लिमिट जेड टेंस टू माइनस आयोटा ए जेड प्लस आयोटा ए जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फैक्टर क्या होते हैं जेड प्लस आयोटा ए जेड माइनस आयोटा ए, ये कैंसिल होगा और जेड की जगह माइनस आयोटा ए लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर होगा और यहां पर आएगा -2 आयोटा ए, सॉल्व करेंगे तो आयोटा ए अपॉन 2 आ जाएगा। देखो माइनस तो कैंसिल, एक ए बचेगा, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये अपने पास क्या आ गए यहाँ 2 अनंतक है आयोटा ए और माइनस आयोटा ए, उन पर आपने क्या निकाल दिया अवशेष। वीडियो को रोक के उतार लो आप एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी। देखो कैसा ही क्वेश्चन हो आप एक बार सोल्व करना, जैसे फर्स्ट का सेकंड है तो आप यहां देखोगे एफ जेड क्या दे रखा है आपके पास, जेड क्यूब दे रखा है अपॉन जेड -1 का होल क्यूब पावर 4 दे रखी है और z-2 और z-3 ये दे रखा है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ अनंतक कैसे निकालोगे, एफ जेड के हर को 0 के बराबर लेके चलोगे तो यहाँ z बराबर 1 कितने कोटि का अनंतक होगा आपके पास 4 कोटि का, 2 कितने कोटि का होगा 1 कोटि का, क्योंकि z की जगह 1 लेने से 0 की पावर 4 बन रही है, हर में 0 की पावर 4 बन रही है, तो आप समझ जाना है 4 कोटि का अनंतक है। z बराबर 2 अनंतक होगा क्योंकि एफ जेड का मान जेड बराबर 2 पर क्या हो रहा है इनफाइनाइट हो रहा है, लेकिन कितने कोटि का है जेड बराबर 2, 1 कोटि का अनंतक है और z-3 भी अनंतक होगा, लेकिन कितने कोटि का अनंतक होगा आपके पास 1 कोटि का, क्योंकि z-3 की होल पावर क्या है 1 है। तो यहाँ तो सिंपल फॉर्मूले, जैसे z बराबर 2 पर आपको अवशेष निकालना है, फर्स्ट का कौन सा है ये सेकंड है, तो फॉर्मूला आपको लिखा ही है बेटे सभी एक एक फॉर्मूला लिखा है, साधारण अनंतक के लिए फॉर्मूला काम आता है, जैसे z-2 एफ जेड 2 और 3 पर ये फॉर्मूला काम आएगा, जब 3 पर अवशेष निकालेंगे तो 2 की जगह क्या रख देंगे 3 और एफ जेड, क्योंकि 2 और 3 कैसे अनंतक है साधारण 1 कोटि के अनंतक है। तो यहां देखो आप सॉल्व करोगे लिमिट z टेंस टू z-2 एफ जेड रखोगे जेड क्यूब अपॉन कितना दे रखा है z-1 की होल पावर 4 और z-2 और z-3 ये कैंसिल होगा और z की जगह क्या रख देना 2, तो 8 आएगा, z की जगह 2 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे -1 तो -8 आ जाएगा आपके पास। रख दो z की जगह 2 रखेंगे 2 का क्यूब 8, 2 रखेंगे -1 आएगा, लेकिन पावर 4 है तो +1 ही होगा और यहाँ z की जगह 2 रखोगे 2 -3 -1 तो -8 आ गया 2 पर अवशेष। इसी प्रकार 3 पर निकाल लेंगे, 3 पर कुछ नहीं है सेम टू सेम, ये बता देता हूं मैं, जैसे आप 3 पर अवशेष निकालोगे 3 भी कितने कोटि का है 1 कोटि का है, 1 कोटि वाले अनंतक पर अवशेष मैंने 3 पर निकाल रहे, 3 1 कोटि का है तो z-3 लिया करो रेफ जेड, यहां क्या होगा z-3 होगा, ये वाला नहीं कटेगा, कौन सा कटेगा आपके पास तब ये कटेगा। अब z की जगह आप क्या रखोगे 3 रखोगे, देखो आप यहां भी 3 आएगा, z की जगह 3 रखोगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, z की जगह 3 रखोगे 3 -1 2 की पावर 2 की पावर 4 16 होता है और z की जगह 3 रखोगे 1 आएगा, 27 में 3 कितना आएगा आपके पास 16 आ जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है सबको पता है। तो ये आपके पास, अब जैसे वीडियो को रोक के उतारते रहो एक बार आप, इसी प्रकार आपको जैसे z बराबर 1 पर अवशेष निकालना हो तो z बराबर 1 पर अवशेष कैसे निकालोगे आप, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि 1 है वो कितने कोटि का अनंतक है 4 कोटि का अनंतक है, z बराबर 1 कितने कोटि का अनंतक है 4 कोटि का अनंतक है, तो आप दिमाग लगाना थोड़ा सा m कोटि वाले अनंतक के लिए, जैसे a था आपके पास m कोटि का अनंतक था तो मैंने क्या लिखाया था a m-1 फैक्टोरियल d m-1
अपॉन डी जेड एम माइनस वन और जेड माइनस ए की होल पावर एम एफ जेड, ये लिखाया था मैंने। अब m की जगह जो आपके पास क्या है 4 है, क्योंकि 4 कोटि का अनंतक है। a की जगह क्या है 1 है, 1 4 कोटि का है, तो a की जगह तो 1 रख देना और m की जगह क्या रख देना 4 रख देना, और z माइनस a की जगह 1 रखोगे, m की जगह 4 रखोगे, एफ जेड। देखना आराम से एक एक बात को आप। z टेंस टू 1, देखो यहां से 4 में घटाएंगे 3, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है। d3 अपॉन क्या आएगा डी जेड क्यू। यहां से देखो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, एफ जेड यहां रखोगे तो जेड माइनस 1 की होल पावर भाग में आएगा, अरे गुणा में कैंसिल होगा, तो जेड क्यूब अपॉन कितना आएगा जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3। अब कुछ नहीं करना, आपको 3 बार अवकलन करना है। देखो 3 बार अवकलन कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी होगा लेकिन दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो आप 3rd ईयर में हो। 3 बार अवकलन करो और जेड की जगह क्या रख दो 1 रख दो, आपका आंसर आ गया। कर दोगे 3 बार अवकलन, आराम से अवकलन करना। तो ये क्या है अवशेष वगैरह कैसे ज्ञात किए जाते हैं उसके आपको मैंने फॉर्मूले लिखा दिए थे। एक बार पिछले वाली क्लास और देख लेना, फॉर्मूले वगैरह लिखाए हुए हैं आपको। देखो ऐसे 3rd क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। देखो हम कोई अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे या एक काम करो, देखो ये मैं बताऊं, जैसे आप कॉम्प्लेक्स वाली बुक ऐसी है कि यदि आप इसमें एग्जाम्पल थ्योरम अच्छे तरीके से कर लोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो रहे हैं। जैसे हमने 9th चैप्टर में भी देखा, 8th चैप्टर में भी देखा, 7th चैप्टर में भी देखा, ऐसा ही 10 में होगा। एक काम कीजिए, आप सबसे पहले थ्योरम्स और एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कवर कीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखना इतने इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको फिर पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा तरीका लगाएंगे, एक एक बात का आपको पता लग जाएगा। मैटर कंप्लीट करना है, एक भी क्वेश्चन और एक नहीं छोड़ना आपको। तो पिछली क्लास में मैंने खातिर बता दिया था आपको। जैसे आज बात करें 10.2.3 एग्जाम्पल की बात करें, 10.2.3 मैंने बता दिया होगा। देखो पिछली क्लास में एक बार मैंने बता दिया होगा, z टेंस टू इनफाइनाइट है, जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखो यहाँ ये वाला फॉर्मूला तो काम आएगा नहीं, क्योंकि लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट माइनस जेड एफ जेड का मान निकालना, क्योंकि ये किस पर फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट पर रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। क्योंकि लेकिन इससे वैल्यू आप देखना इनफाइनाइट आएगी, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला तभी काम में लेते हैं जब लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट माइनस जेड एफ जेड की वैल्यू क्या हो आपके पास फाइनाइट हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं यहां, तो ये फॉर्मूला आपके पास काम नहीं आएगा। तो फिर कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे आप? सिंपल सी बात है, देखो 2 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने अनंत पर अवशेष के, ये दे रखा है एफ जेड। देखना ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब इसकी वैल्यू क्या हो फाइनाइट हो, ये अनंत पर अवशेष का फॉर्मूला होता है। यहां काम नहीं करेगा क्योंकि यहां वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। तो मैंने एक फॉर्मूला और लिखाया था, आपको बताऊं तो मैंने ये लिखाया था कि जो अनंत पर अवशेष होता है ना, वो क्या होता है, यदि प्रसार करते हो तो आप 1/z का नेगेटिव कोफिशिएंट या -1/z का कोफिशिएंट होता है। तो यहां से देखो आप जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा जेड, और यहां आप अंश में लेके जाओगे इनवर्स आएगी, आप इसका क्या कर दीजिए आप प्रसार कीजिए। तो आपको पता है 1 - x की होल पावर -1 का प्रसार क्या होता है 1 + x स्क्वायर, यही होता है। तो एफ जेड बराबर कितना आ गया आपके पास, देखो z + 1/z + 1/z क्यूब। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, z बराबर इनफाइनाइट पर क्या निकालना है अवशेष, वो सबको पता है क्या होता है 1/z का ऋणात्मक गुणांक या -1/z का गुणांक। अब ये +1/z है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, +1/z को -1 1/z सॉल्व करेंगे, +1/z आएगा तो -1/z का गुणांक क्या होगा बताइए आप मेरे को, -1 होगा। तो उस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं जब वैल्यू क्या हो फाइनाइट हो इसकी। यदि ये वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही तो प्रसार से निकाला करो, प्रसार से z बराबर इनफाइनाइट पर रेसिड्यू क्या होता है -1/z का कोफिशिएंट होता है। देख लोगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी।
देखो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 10.2.4, क्या दे रखा है, एफ जेड इक्वल ई की पावर जेड और जेड साइन एम जेड दे रखा आपके पास। देखो हम बात करें, सबसे पहले तो देखो यहां किस पर अवशेष निकालना है, बुक में देखिए आप z बराबर 0 पर अवशेष निकालना है। देखो z बराबर 0 रख के देख लिया करो, ये पद भी 0 हो रहा है, ये पद भी z बराबर 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो हर में 2 0 बन रहे हैं। देखो हर में 0 आता है तभी एफ जेड का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0, 2 पद 0 हो रहे हैं हर में, तो आप समझ जाना कि z बराबर 0 है, वो कितने कोटि का अनंतक है, 2 कोटि का अनंतक है। मान लीजिए z नहीं होता तो फिर z बराबर 0 कितने कोटि का अनंतक होता, एक पदी साइन एम जेड 0 होता, 1 कोटि का अनंतक। मान लीजिए ऐसे होता जेड स्क्वायर साइन एम जेड, तो z बराबर 0 कितने कोटि का अनंतक होता, तो 2 0 यहां से बनते, z की जगह 0 लेते, 0 का स्क्वायर 1 0 यहां से 3 कोटि का अनंतक होता, z बराबर 0। लेकिन अब z बराबर 0 जो प्रश्न दे रखा है उसमें कितने कोटि का अनंतक है, कितने कोटि का अनंतक है आपके पास, 2 कोटि का अनंतक है, क्योंकि 2 0 बन रहे हैं। तो देखो या तो आप m वाला फॉर्मूला लगा दो, लेकिन m वाला फॉर्मूला देखो तब ज्यादा बेस्ट रहता है, जैसे भी z माइनस 4 कोटि का अनंतक था, तो जो एफ जेड के मान में ऐसा पद आ रहा था, एफ जेड के मान में ऐसा पद आ रहा था, तब हमने वो m कोटि का जो अनंतक था अवशेष ज्ञात करने का फॉर्मूला, उसमें m की जगह 4 रख दिया। तो यहां देखो z एक ही है और साइन एम जेड है, तो ऐसे कंडीशन में आप प्रसार से निकाल दिया करो, जब साइन वगैरह ऐसे कुछ आ जाए ना, तो अवशेष क्या होता है, इनफाइनाइट पर तो अवशेष क्या होता है, 1/z का ऋणात्मक गुणांक, और किसी भी कंडीशन में अवशेष क्या होता है, 1/z का गुणांक, z बराबर 0 पर। वैसे z बराबर 10 पर आपको अनंतक निकालना हो तो क्या होगा, 1/z माइनस 10 का गुणांक होगा, कितने कोटि का हो, चाहे z बराबर 10 20 कोटि का अनंतक हो, अवशेष क्या होगा, 1/z माइनस 10 का कोफिशिएंट होगा आपके पास। तो देखो अवशेष निकालना है तो कई तरीके आपके पास, प्रसार से भी निकाल सकते हो आप, तो एक काम कीजिए आप सबका प्रसार कीजिए, e की पावर z का प्रसार क्या होता है, 1 + z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखो z को ऐसे कैसे, साइन एम जेड का प्रसार क्या होता है पता है ना, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूले होते हैं साइन एम जेड का। अब देखो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट ही बता दूं, देखो एम जेड को बाहर लेंगे तो कितना आएगा, 1/m(z)², ये क्या है 1 + z प्लस चलता रहेगा ऐसे z³ अपॉन। अब ये बताओ मेरे को आप, यहां से आपने एम जेड को कॉमन लिया तो क्या बचा, देखो एम जेड को कॉमन लेंगे तो 1, तो mz² हो गया था बात, तो यहाँ 1 बचेगा, और मैं कंप्लीट से माइनस और ले लेता हूं कॉमन, देखो तो ये m³ mz कॉमन ले रहे हैं तो m² z² अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा, माइनस भी कॉमन ले रहे हो, m की पावर 4 z की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। बात को समझो आप एक बार, mz कॉमन लेंगे mz², मैंने देखो 1 बचेगा यहाँ, और पावर 1 के कम भी हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा पावर 4, लेकिन मैंने 1 यहाँ से माइनस भी कॉमन लूंगा तो ये प्लस का बचेगा, ये माइनस का ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो होल पावर क्या होगी, -1 होगी। सभी प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि हम देखो अवशेष निकाल रहे हैं वो प्रसार से निकाल रहे हैं, हम जानते हैं 1/z का गुणांक होता है, तो z² अपॉन 2 फैक्टोरियल z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल चलता रहेगा आपके पास। ये फॉर्मूला बताइए आप, आपने पढ़ा होगा एक 1 - x की होल पावर -1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x, ये होता है 1 - x की होल पावर -1 का फॉर्मूला, 1 + x + x² + x³। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ x की जगह ये टोटल पद आपके पास, तो 1 + x की जगह क्या है, m² z² अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस m की पावर 4 z की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल चलता रहेगा, 1 प्लस फिर कंप्लीट आएगा x, फिर प्लस इसका स्क्वायर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि z बराबर 0 पर जो अवशेष होगा यहाँ वो क्या होगा, fz के प्रसार में z बराबर 0 पर अवशेष क्या होगा, fz के प्रसार में 1/z-0 का गुणांक, z बराबर 2 पर अवशेष क्या होता है, fz के प्रसार में 1/z-2 का गुणांक। तो
तो 1/z माइनस 0 को 1/z भी बोल सकते हो। अब कोई आपको पूछे कि प्रसार है, ये एक्सपेंशन आपके पास प्रसार है, इसमें 1/z का गुणांक क्या, आप देखते ही बता दोगे क्योंकि बाहर z स्क्वायर है। तो हमें पता है अंदर जब z बनेगा तभी 1/z का पद बनेगा। तो अंदर z एक ही कंडीशन में बन रहा है जब z किससे गुणा हो रहा है, 1 से। और गुणा करके देख लो आप, z नहीं बनेगा, इनको आपस में गुणा करो आप। z एक ही कंडीशन में बन रहा है जब z किससे गुणा हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो z 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 1/mz स्क्वायर से गुणा होगा z, तो 1/mz होगा। तो 1/mz में बताइए आप 1/z का गुणांक कितना है, 1/m है। तो आप आराम से इन बातों को देखना, इस प्रसार में देखना 1/z का गुणांक ओनली एक ही पद आएगा 1/z का, ये 1/mz, और उसमें 1/z का गुणांक क्या है, 1/m है। अवशेष यही होता है z बराबर 0 पर 1/z का गुणांक। तो आप आराम से एक एक बात को आप समझोगे। देखो अब हम आगे सॉल्व करें। जैसे आपके पास क्या दे रखा है, एक इजी सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने 10 पॉइंट, 2 पॉइंट कौन सा ले लिया, 6 ले लिया। सिद्ध कीजिए कि अनंत पर नहीं, अनंत पर निम्न फलन के अवशेष ये है -1 तथा 2 फलन दे रखे हैं। देखो पहले फलन को मैंने क्या मान लिया, fz। फलन क्या दे रखा है बुक में, देखिए सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास बुक होगी, ये आपके पास। हमें इस फलन का अनंत पर अवशेष निकालना है। तो हमें पता है कि यार ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि मुझे z स्क्वायर एक z से भी गुणा कर दोगे तो मान अनंत वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि z यहां से कॉमन लेके z स्क्वायर बनाएगा, तो ऊपर वाले z स्क्वायर से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो z बराबर इनफाइनाइट पर जो अवशेष आपके पास है वो क्या होगा, मेरे को बताइए। ये होगा लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस z fz। z बराबर इनफाइनाइट पर अवशेष यही होगा, तो लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से देखो माइनस z fz, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस z स्क्वायर z माइनस a और z माइनस b। देखो ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि इसका मान देखो अनंत नहीं आएगा। देखना आप ये अनंत वगैरह कम आता है जब मान लीजिए यहाँ पे z स्क्वायर गुणा होने से बन रहा है, ऑलरेडी है इसमें z स्क्वायर होता तो z स्क्वायर तो कर जाता, लेकिन अभी ऐसा होता ना fz, तो फिर आप कंफर्म देखना कि इसका मान क्या आता, माइनस इनफाइनाइट वगैरह था। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, ऊपर z ही है, z क्यूब भी होता तब भी हमें पता है इसका मान fz ऐसा होता तो भी इसका मान इनफाइनाइट आता, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। लेकिन अब ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, फाइनाइट वैल्यू आएगी आपके पास। देखो आपने fz को किससे गुणा कर दिया, माइनस z से। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ देखो z कॉमन लेंगे, z स्क्वायर आएगा दोनों जगह से, ऊपर वाला z स्क्वायर कटेगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस a अपॉन z और 1 माइनस b अपॉन z। अब z की जगह आप इनफाइनाइट रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, ऊपर तो -1 आएगा, z की जगह इनफाइनाइट रखोगे माइनस a अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो 1 बचेगा, 1 माइनस 0, और z की जगह इनफाइनाइट लेंगे ये भी 0, तो -1 आ गया। तो हमें इस फलन का तो अवशेष क्या निकालना था, इनफाइनाइट पर -1। एक फलन और दे रखा है, देखो आप इसको कुछ भी मान लो, जैसे फाइव z मान लिया, क्या दे रखा है बताइए, z क्यूब माइनस z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z क्यूब। हमें क्या निकालना है, z बराबर इनफाइनाइट पर ऐसे भी फाइंड करना है अवशेष। तो अब वो फॉर्मूला लगाना, देखो अब 5z माना है तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस z 5z होगा, क्योंकि हमें fz का अवशेष थोड़ी निकालना है इनफाइनाइट पर। अब हमें 5z का अवशेष निकालना है, तो 5z आएगा। बेटी समझ जाया करो, हर में देखो z की मैक्सिमम पावर 3 है और वहां भी 3 है, तो अब ऊपर z 4 बनेगा, एक z से गुणा करोगे तो 3 ही कटेगा, फिर एक z और बचेगा, तो फिर तो मान अनंत आना है। तो आप ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप देखना ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इनफाइनाइट आएगी। तो फिर आप क्या करोगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला है प्रसार वाला, तो प्रसार करोगे आप। यहाँ तो सिंपल सा हो रहा है, z क्यूब में भाग दो 1, यहाँ -1 अपॉन z और 1 अपॉन z क्यूब। देखो आप नॉर्मल देखोगे z क्यूब, यहाँ -1 अपॉन z, और हम जानते हैं कि z बराबर इनफाइनाइट पर जो अवशेष होगा वो क्या होता है, -1 अपॉन z का गुणांक होता है। अब 5z का अवशेष निकाल रहे हो आप,
तो 5z के प्रसार में -1/z का गुणांक आपको पता है माइनस, क्योंकि -1/z ऐसे लिखोगे आप यहां, तो -1/z का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो इसका तो अवशेष कितना आ गया इनफाइनाइट पर -1, इसका जो रेसिड्यू है अवशेष है वो कितना आ गया +1। ओके, छोटे छोटे एग्जाम्पल इनको देखते रहो और समझते रहो आप। देखो यही है वही नॉर्मल सी बात है कि फॉर्मूला हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एक बार देखो भी एग्जाम्पलों को मैं लिखा हूं, एक बार थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं ये चीजें समझा दूं। देखो 10.2.8 देखो एक बार आप FZ, देखो फलन को आप क्या मानना, FZ मानोगे, डायरेक्टली बता देता हूं Z2 Z-1 Z-2 और Z-3 दे रखा आपके पास। अब हमें 1 2 3 व अनंत पर क्या निकालना है, अवशेष। तो सिंपल सी बात है, जैसे Z बराबर 1 पर अवशेष निकालोगे आप तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा बताइए आप। देखो 1 पर अवशेष निकालेंगे, सिंपल सी बात है, Z बराबर 1 है वो एक कोटि का अनंतक है, क्योंकि Z-1 की होल पावर कितनी है, 1 है। साधारण अनंतक के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Z-1 FZ। ए पर निकालते हैं तो Z-A FZ, 1 पर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा एक ही जगह। अब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है। देखो आप FZ को यदि इससे गुणा कराओगे Z-1 से तो क्या बचेगा, Z2 Z-2 Z-3। अब Z जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 Z की जगह 1 रखोगे -1, Z की जगह 1 रखोगे तो वहां क्या आएगा -2, तो 1/2 आ गया। ऐसे आपको 2 पर भी अवशेष निकालना है तो आप नॉर्मल देखो, आप 2 पर अवशेष निकालोगे ना, 2 भी एक कोटि का अनंतक है। देखो एक कोटि 2 पर अवशेष निकाल रहे हो तो जो फॉर्मूला है एक कोटि के अनंतक के लिए आपको लिखाया हुआ है मैंने Z-A FZ। अब 2 पर अवशेष निकाल रहे हो तो एक ही जगह क्या रख दो, 2 पर अवशेष निकाल रहे हो तो यहाँ 2 रखोगे। अब यहाँ देखो गुणा करोगे तो Z-1 बचेगा। अब Z की जगह 2 रखोगे आप तो कितना आएगा आपके पास बताइए, तो वही है 4 आएगा। Z की जगह 2 रखेंगे, +1 और -1 -4 आ जाएगा। ऐसे ही आप 3 पर अवशेष निकाल दोगे। किस पर अवशेष निकाल दोगे, 3 पर। तो छोटी छोटी बातें हैं ये, इनको आप आराम से समझ सकते हो। 3 पर 3 भी एक कोटि का अनंतक आपको पता है, तो Z3 यहाँ Z-3 FZ वो कटेगा, ये बच जाएगा Z2 Z-1 Z-2, यहाँ 3 आ ही जाएगा, रख देना। देखो एक हमें किस पर अवशेष निकालना है, इनफाइनाइट पर अवशेष निकालना है। इनफाइनाइट पर रेसिड्यू के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो -1/z का गुणा करें लिमिट, तो यहाँ देखो हर में पावर कितनी आ रही है, 3, अंश में Z की पावर कितनी है, 2 है। तो आप समझ जाया करो जब पावर बराबर हो या हर की पावर ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला काम करता है, लिमिट Z टेंड्स टू इनफाइनाइट -Z FZ वाला। यदि अंश की घात क्या आपके पास है, देखो बराबर में भी करेगा क्या, नहीं बराबर में भी नहीं करेगा, क्योंकि Z, देखो ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब अंश की घात क्या हो आपके पास कम हो और हर की घात क्या हो Z की ज्यादा हो, तब काम करता है ये। और किसी कंडीशन में फॉर्मूला काम नहीं करता। दोनों की, जैसे यहाँ Z की मैक्सिमम पावर 3 है, अंश में भी Z की मैक्सिमम पावर 3 होती है, फॉर्मूला काम नहीं करता क्योंकि इससे वैल्यू इनफाइनाइट आती है, तो प्रसार लगाना पड़ता। यदि हर की घात ज्यादा है, अंश की घात ज्यादा है, हर की घात कम है, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो अब तो मेरे को पता है कि अंश की घात ज्यादा है, हर की घात कम है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो -Z से गुणा करोगे तो माइनस का Z³ आएगा, और ये क्या है Z-1 Z-2 और Z-3। अब सभी को पता है कि यहाँ से नीचे से तीनों जगह से आपको Z कॉमन लोगे तो ऊपर तो Z³ कट के -1 बचेगा, ये -1/Z, ये -2/Z, ये -3/Z, और Z की जगह इनफाइनाइट लोगे तो कितना आ जाएगा, -1। Z कॉमन लोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास, तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। और प्रदर्शित कीजिए कि उसका योग 0 है। किसका योग, तो आप 1 पर अवशेष निकालो, 2 पर निकालो, 3 पर निकालो और अनंत पर अवशेष निकालो। जो मान आएंगे ना अवशेषों की, उन सबको जोड़ना, क्या दिखाना है, 0। एग्जाम्पल सब कुछ दे रखा है, एक बार देख लोगे आप सभी विद्यार्थी। देखो 10.2.9 है, इसमें देखो ऊपर Z की पावर 2 है, नीचे Z की पावर गुणा करने पर 3 बनेगी, तो फॉर्मूला अनंत पर अवशेष ये वाला फॉर्मूला काम कर देगा।
देखो एक बार ये बता देता हूं 10.2.10 छोटी छोटी क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप आराम से समझ सकते हो। देखो क्योंकि जिसको फॉर्मूले वगैरह पिछली वाली क्लास आप देख रहे हो तो 1% कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटे। अब देखो 10.2.10 देखो आप एफ जेड क्या है, क्या दे रखा आपके पास बताइए। फंक्शन क्या आपके पास एफ जेड इक्वल 1 दे रखा है साइन हाइपरबोलिक जेड। अब हमें साफ बोल रहा है कि हमें जेड बराबर आयोटा एन पी, सॉरी पी दे रखा है लेकिन पी आएगा नहीं, हमें इस पर अवशेष ज्ञात करना है। जेड बराबर आयोटा एन पाई पर हमें क्या निकालना है, अवशेष। देखो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, या सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स होती है, और कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोस आयोटा एक्स होती है। कोई आपको पूछे जेड बराबर आयोटा एन पाई है तो आप साइन हाइपरबोलिक, कोई पूछे कि जेड की जगह आयोटा एन पाई रखो, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे कि माइनस आयोटा साइन आयोटा और एक्स की जगह क्या दे रखा है, आयोटा एन पाई। ये दे रखा आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स, तो उस फॉर्मूले में आप एक्स की जगह क्या रख दो, आयोटा एन पाई। अब गुणा कराओगे तो आपको पता है माइनस आयोटा, ये कितना आएगा, साइन माइनस एन पाई आएगा, क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस को बाहर लेंगे साइन में माइनस बाहर आता है तो प्लस आयोटा होगा और साइन एन पाई बचेगा। साइन में आप जानते हैं पाई का गुणज हमेशा क्या होता है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई सब जीरो होते हैं। तो जेड बराबर आयोटा एन पाई पर जीरो हो रहा है, तो जेड बराबर आयोटा एन पाई यहाँ क्या है, साधारण अनंतक है, क्योंकि ए हर में एक ही जीरो आ रहा है, जेड बराबर आयोटा एन पाई पर यहां से आ रहा है, तो जेड बराबर आयोटा एन पाई एक कोटि का अनंतक है। अब साधारण अनंतक के लिए मैंने अवशेष के 2 फॉर्मूले लिखाए थे आपको, एक तो कौन सा, लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। वो फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब आपके पास हर में क्या बन रहा हो, जैसे एफ जेड के मान में क्या आ रहा हो, जेड माइनस ए, तो यहाँ आयोटा एन पाई पर अवशेष निकालेंगे तो एफ जेड के मान में क्या हर में जेड माइनस आयोटा एन पाई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर आपको पता है अवशेष कैसे निकालोगे आप। एक फॉर्मूला और लिखाया था मैंने, कौन सा, फाई जेड और साई जेड वाला। फाई जेड किसको मानते हैं, अंश वाले मान को, और साई जेड किसको मानते हैं, हर वाले मान को। पता है सभी को। देखो मैंने ये और लिखाया था, जैसे जेड बराबर ए पर अवशेष निकाल रही थी तो मैंने लिखाया था कि फाई ये क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ एक ही जगह आप किस पर अवशेष निकाल रहे हो, आयोटा एन पाई पर, तो क्या फाई आयोटा एन पाई डज नॉट इक्वल 0। हाँ फाई जेड की वैल्यू तो 1 है, आप जेड की जगह कुछ भी रखोगे हमेशा ही क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो फाई आयोटा एन पाई क्या है, डज नॉट इक्वल 0। मैंने समझाया था आपको कि जैसे जेड बराबर ए पर आपको अवशेष निकालना है तो ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब साई ए की वैल्यू क्या हो, 0, ए की जगह यहाँ आयोटा एन पाई है, तो क्या साई आयोटा एन पाई का मान 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि आप जेड की जगह आयोटा एन पाई लोगे, साई आयोटा एन पाई, क्योंकि मेरे को पता है अभी निकाला आपने मान। तो फिर आपको पता है फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, जेड बराबर आयोटा एन पाई पर अवशेष का फॉर्मूला, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है फॉर्मूला था फाई ए, तो ए की जगह यहाँ आयोटा एन पाई पर अवशेष निकाल रहे हो अपॉन साई डैश ए की जगह आयोटा एन पाई है, फाई आयोटा एन पाई का मान तो ए, साई डैश आयोटा एन पाई का मान कैसे निकालोगे, पहले तो साई डैश जेड निकालोगे अवकलन करके, साइन हाइपरबोलिक जेड का अवकलन क्या होता है, प्लस का कोस हाइपरबोलिक जेड, और फिर जेड की जगह क्या रखोगे, आयोटा एन पाई, तो जेड की जगह आयोटा एन पाई रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले साई डैश, इसका मान समझ गए, साई डैश जेड निकालना पड़ेगा आपको, साई डैश जेड होगा कोस हाइपरबोलिक जेड, फिर जेड की जगह क्या रखना पड़ेगा, साई डैश जेड में आयोटा एन पाई, तभी साई डैश आयोटा एन पाई की वैल्यू फाइंड होगी, तो साई डैश जेड तो ये हो गया, जेड की जगह आयोटा एन पाई। अब मैंने पढ़ाया था कोस हाइपरबोलिक एक्स किसको बोला गया है, कोस आयोटा एक्स को बोला गया है, तो आप इसकी वैल्यू मेरे को बताइए क्या आएगी, कोस हाइपरबोलिक एक्स बोला गया है, कोस आयोटा एक्स को, एक्स की जगह आयोटा एन पाई है आपके पास। अब आयोटा और आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आप जानते हैं कोस समपलन होता है, कोस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से कोस एन पाई, ये आप जानते होंगे कोस एन पाई को मैं क्या बोल सकता हूँ, -1 की पावर n। क्यों, देखो बात को समझो आप, कोस एन पाई बराबर ये होता है -1 की पावर n। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जब n की जगह 1 लेते हैं
तो कोस पाई, कोस में क्या होता है जो विषम गुणज होते हैं पाई के, जैसे कोस पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई, कोस 7 पाई, उनकी वैल्यू -1 होती है। और कोस में जो सम गुणज होते हैं कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई, उनकी वैल्यू +1 होती है। तो n की जगह यदि अपन 1 पुट करते हैं तो आपको पता है कोस पाई बनेगा, और n की जगह 1 रखेंगे तो कोस पाई की वैल्यू देखो -1 ही आएगी। कोस 2 पाई तो n की जगह 2 रखो, कोस 2 पाई, इधर भी n की जगह 2 रखोगे तो +1 ही आएगा। और कोस 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है +1, जैसे n की जगह 3 रखोगे आप कोस 3 पाई, इधर भी n की जगह 3 लो आप -1, कोस 3 पाई की वैल्यू क्या होती है -1। तो कोस n पाई की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट होती है -1 की पावर n से। तो लिख देंगे, आप कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आगे देखो आप, अभी 1-2 एग्जाम्पल आप सॉल्व करना है, दिक्कत आए तो मेरे को बताना। पहले मैं एक इंपोर्टेंट बात करवाता हूं आपको आज। देखो कोशी रेसिड्यू थ्योरम आपके पास, इसको आराम से पढ़ लीजिए। देखो एग्जाम में पूछता है, ये जो आगे क्वेश्चन वगैरह होंगे ना उसमें इस थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी, हमें कोशी रेसिड्यू थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको ध्यान से पढ़ना। क्या होती है कोशी अवशेष प्रमेय, इंपोर्टेंट चैप्टर की सबसे इंपोर्टेंट थ्योरम है कोशी अवशेष प्रमेय। देखो आराम से पढ़िए एक बार आप। क्या बोल रहा है कि एक फलन fz है वो समवर्त परिरेखा C में अंदर तथा परिमित वियुक्त विचित्र बिंदुओं z1, z2, zn के अतिरिक्त C के भीतर तथा ऊपर विश्लेषित है। तो एक fz है वो कंटूर दे रखा है C, उसमें कुछ वियुक्त विचित्र बिंदु है। वियुक्त विचित्र बिंदु क्या होता है, कोई भी बिंदु वियुक्त विचित्र बिंदु कब कहलाएगा, ये परिभाषा मैंने 9 चैप्टर में आपको लिखाई थी कि जैसे z बराबर a है वो वियुक्त विचित्र बिंदु कब कहलाएगा, जब z बराबर a के प्रतिवेश में फलन fz की और कोई विचित्रता नहीं हो। कहने का z बराबर a विचित्र बिंदु है, उसके आसपास और कोई विचित्र बिंदु नहीं होना चाहिए। कहने का z बराबर a के अलावा उसके आसपास सभी जगह फलन क्या होगा, विश्लेषिक होगा। तो वियुक्त विचित्र बिंदु दे रखे हैं कंटूर C के अंदर, z1, z2, zn। वियुक्त विचित्र बिंदु वो बिंदु होते हैं जिन पर फलन क्या होता है, विचित्र बिंदु, जिन पर फलन विश्लेषित नहीं होता। तो एक कंटूर C दे रखा आपके पास यहाँ, देखो आप कैसा ही बना लो आप। उसमें वियुक्त विचित्र बिंदु क्या दे रखे हैं, z1, z2, z3 डॉट डॉट zn। इन बिंदुओं के अलावा fz है वो पूरे कंटूर C के अंदर और C के ऊपर क्या है, विश्लेषिक है। तथा मान लें कि z1, z2, zn पर fz के अवशेष r1, r2, rn है, तो cfz dz का मान ये होता है। तो छोटी सी बात देखो समझो आप, एग्जाम में इसका प्रूफ देखो। एक तो स्टेटमेंट याद कर लेना, स्टेटमेंट, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है, जैसे वो आपसे पूरा बोलेगा नहीं, वहां डायरेक्ट लिखेगा कोशी अवशेष प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। अवशेष कथन को 1 नंबर का दे देगा, और जो प्रूफ करने वाला आगे कोशी अवशेष प्रमेय को उसको 3 नंबर का दे देगा। तो आपको स्टेटमेंट वगैरह याद करके एग्जाम में जाना है। तो देखो आप सभी प्यारे विद्यार्थी, क्या होता है कोशी अवशेष प्रमेय का स्टेटमेंट, वो पढ़ लिया आपने। अब एग्जाम में प्रूफ कैसे करके आओगे वो देखो आप, लिख देना, दिया है फलन fz समवर्त कंटूर C के परिमित वियुक्त विचित्र बिंदुओं z1, z2 डॉट डॉट zn के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के अतिरिक्त C के अंदर तथा ऊपर सभी बिंदुओं पर क्या है आपके पास, विश्लेषिक है, ये बोल रहा है। ये देखो
कहने का इन बिंदुओं पर क्या है, वो विश्लेषिक नहीं है। अब ये बिंदु युक्त विचित्र बिंदु है, तो इसका अर्थ होता है कि ओनली Z1 पर विश्लेषिक नहीं है, Z1 के आसपास तो क्या होगा, ये विश्लेषिक होगा। क्योंकि युक्त क्या होता है, ऐसा बिंदु होता है जिसके प्रतिवेश में और कोई विचित्र बिंदु नहीं होता। कहेगा जो FZ है वो Z1 पर विश्लेषिक नहीं है, उसके प्रतिवेश में तो क्या होगा, विश्लेषिक। FZ है वो Z2 पर विश्लेषिक नहीं है, उसके प्रतिवेश में तो क्या होगा, विश्लेषिक होगा, एनालिटिक होगा आपके पास। ऐसे ये युक्त विचित्र बिंदु है। अब हम युक्त विचित्र बिंदुओं, देखो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम युक्त विचित्र बिंदुओं Z1, Z2, Z3 डॉट डॉट Zn को केंद्र मानकर बहुत छोटी त्रिज्याओं कुछ भी मान लो आप, जैसे आपने ρ1 मान ली, ρ2, ρ3 डॉट डॉट ρn के वर्ग C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn बनाते हैं, जहां आपके पास ρi क्या है, टेंड्स टू 0 है। बहुत छोटी त्रिज्याओं के वर्त बना रहे हो आप। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए Z1 को केंद्र मानकर एक वर्त बना रहे हैं, बहुत छोटी त्रिज्या ले रहे हैं, तो आप रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि समझ में आ जाए बातें, तब इतना बड़ा वर्त बना दिया, वरना ये वर्त बहुत छोटा होता है। ρ1 क्या होता है, टेंड्स टू 0 होता है। Z2 को केंद्र मानकर हमने दूसरा वर्त क्या बना दिया, ρ2 बना दिया। देखो रेडियस ρ2 है, Z3 को केंद्र मानकर हम एक वर्त बना रहे हैं, उसकी रेडियस क्या आपके पास ρ3 है। इसी प्रकार Zn को केंद्र मानकर भी एक वर्त बना रहे हैं, उसकी रेडियस क्या है, ρn है। और इन वर्तों को नाम क्या दे रहे हैं, जैसे इस वर्त को क्या नाम दोगे आप, C1। देखो एक बात बता दूं, मैंने चैप्टर 7 में एक बहुत संबंधित क्षेत्र के लिए कोशी पर मैं आपको पढ़ाई थी। वहां हमने जो आपके पास बहुत संबंधित क्षेत्र था उसको एक से संबंधित क्षेत्र में कन्वर्ट किया था, तो अपने पास वहां जो डायरेक्शन आई थी, वो जो बाहर वाला जो सर्किल, जो बाहर वाला आपके पास कंटूर था, उसके विपरीत आई थी अंदर वाले कंटूरों की। तो जैसे इसकी डायरेक्शन ये है, तो बहुत संबंधित क्षेत्र के लिए कोशी पर में देखना इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे आएगी, विपरीत आएगी उसके। और इन वर्तों को हम क्या नाम दे रहे हैं, C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको केंद्र मानकर हमने क्या बना लिए, वर्त बना लिए। लिख देना, अतएव FZ कंटूर C एवं वर्तों C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वहां क्या होगा, एनालिटिक होगा आपके पास। विश्लेषिक फलन होगा, क्योंकि आपको पता है कि विचित्र बिंदु ये थे Z1, Z2, Z3, Zn। इनको आपने वर्त, इनके अलावा और कोई विचित्र बिंदु नहीं था, तो इनको तो आपने केंद्र मानकर वर्त बना लिए। अब C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn, इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो तो ये वाला होगा, बीच वाला। अरे कोई आपको बोले कि C1 और C2 के द्वारा बाउंडेड एरिया तो ये वाला होता है, अंदर वाला पार्ट नहीं आता उसमें कभी भी। C1 और C2 के द्वारा बाउंडेड एरिया ये वाला होता है, तो यहाँ C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn के द्वारा बाउंडेड एरिया ये वाला होगा, ये बीच वाला ये वाला। तो हमें पता है ओनली FZ कहां विश्लेषिक नहीं था, Z1, Z2, Z3, Z4 डॉट डॉट Zn। तो वो थोड़ी आएंगे C1, C2, C3, C4 डॉट डॉट Cn के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं आएगा। तो इनके अलावा तो Z1, Z2 के अलावा तो FZ सभी जगह विश्लेषित था, तो इनके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उसमें FZ क्या होगा, आपके पास विश्लेषिक होगा। तो यही मैंने लिखा है कि FZ कंटूर C एवं वर्तों C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में क्या होगा, आपके पास एक विश्लेषिक फलन होगा। अतः बहुत संबंधित क्षेत्र के लिए, बहुत संबंधित क्षेत्र के लिए कोशी प्रमेय से कहां पढ़ी थी आपने,
चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी, बहुत संबंधित क्षेत्रों के लिए कौशी प्रमेय से क्या होगा आपके पास CFZ DZ। देखो बाहर वाला जो कंटूर होता है वो अंदर वाले सभी कंटूरों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ FZ है फिल्म तो अंदर कौन कौन से C1 है, C2 है, चलता रहेगा ऐसे, C3 है, डॉट डॉट कहां तक है, CN तक आपके पास। तो ये बहुत संबंधित क्षेत्र के लिए आपने क्या लगा दी, कौशी प्रमेय लगा दी। अब देखो आप क्या होगा, अब इन सभी को आप किससे गुणा कर दो, देखो यहां लिख देता हूं मैं, इन सभी को किससे गुणा कर दो आप 1/2 पाई आयोटा से गुणा कर दो, आ जाएगा यहां देखो आप 1/2 पाई आयोटा CFZ DZ। यहां क्या आएगा आपके पास 1/2 पाई आयोटा C1FZ DZ प्लस 1/2 पाई आयोटा C2FZ DZ, ये चलेगा आपके पास। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 पाई आयोटा CNFZ DZ। इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 1। देखो आपको पता है, लिख देना, चूंकि यहां Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn पर फलन FZ के अवशेष क्या है, R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है आपके पास। तो इसलिए क्या होगा कि जो Ri है वो किसके बराबर होगा, आप मेरे को बताइए, 1/2 पाई आयोटा CIFZ DZ के बराबर होगा। अभी समझाते हैं, देखो आपको, और जहां I की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर n। एक बार यहां तक उतार लिया आप वीडियो को रोक के, एग्जाम में ऐसे लिख के आना आपको। अभी देखो आगे क्या करोगे वो समझाते हैं, वीडियो को रोक के उतार लो एक बार आप। देखो थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, पास्ट में चलना पड़ेगा, भूतकाल में आपको। मैंने आपको अवशेष क्या समझाया था, देखो उसकी जो लोड़ा प्रमेय होती है वो लिखा था मैंने, FZ इक्वल n इक्वल 0 to इनफाइनाइट an z माइनस a की होल पावर n इक्वल 1 to इनफाइनाइट bn। आपको पता हो तो क्या होता था लोड़ा प्रमेय में, आप याद करो इन चीजों को आप, FZ अपॉन z माइनस z नॉट की होल पावर माइनस n FZ। जब a था तो वहां क्या था आपके पास, z बराबर a था। बढ़िया। अब मैं क्या बोलता हूं कि अवशेष हमेशा ही क्या होता है, B1 होता है। तो B1 कैसे निकालोगे आप, तो 1/2 पाई आयोटा CFZ, ये माइनस n प्लस बनता है Bn के मान में, तो B1 निकालोगे तो ये 0 होगा, n की जगह 1 लोगे तो यहाँ DZ। तो अवशेष का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आयोटा CFZ DZ होता है। अब जब C1 वर्ग लेंगे, अब जब हम देखो C लेते हैं तो C वर्ग के अंदर यहाँ क्या था, अनंत तक Z बराबर a था। C वर्ग के अंदर अनंत तक क्या था, Z बराबर a, तो Z बराबर a पर अवशेष अपने पास क्या आ गया था, B1। यहाँ देखो Z1 पर अवशेष कितना दे रखा है बुक में, देखो R1, और Z1 यहाँ कौन से वर्ग के अंदर है मेरे को बताओ। कोई आपको बोले कि Z बराबर Z, इसके अकॉर्डिंग बताओ। आपको Z1 पर अवशेष निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे। कोई आपको बोले कि Z1 पर अवशेष क्या होगा, तो पहले आप लोड़ा प्रमेय लगाओगे। अब जब आपको Z1 पर अवशेष निकालना है तो आप देखोगे अवशेष, मैं ये तो बोलता हूँ Z बराबर 1 पर अवशेष क्या होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ 1/z माइनस 1 का कोफिशिएंट होता है Z बराबर 1 पर अवशेष। अब ऐसे आपको मैं बोलूंगी Z1 पर अवशेष बताओ, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास फलन दे रखा है उसका Z बराबर Z1 पर प्रसार करोगे, और आप 1/z माइनस Z1 का क्या देखोगे, कोफिशिएंट देखोगे आप, वो क्या होगा आपके पास Z1 पर अवशेष होगा। कहने का तो मैं इस कंप्लीट का Z1 पर क्या करूंगा, मैं प्रसार करूंगा। तो मेरे को पता है अभी Bn ही तो होगा, Bn क्या होगा आपके पास, यही होगा। अब यहाँ C की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि Z1 अब किसके अंदर है, C1 के अंदर है, तो यहाँ C की जगह C1 आएगा। तो B1 का मान आपको कोई पूछे तो यही तो होगा।
और यहाँ B1 क्या है, Z1 पर अवशेष है। देखो अवशेष क्या होता है, Z1 पर अवशेष निकालना है तो Z1 से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रसार। जब Z1 से आप प्रसार करोगे तो Bn क्या होगा, ये आएगा, Z माइनस Z1 आ जाता है। जब यहाँ Z नोट होता है तो यहाँ Z नोट आता है प्रसार में। जब प्रसार में Z माइनस ए होता है तो यहाँ भी Z माइनस ए आता है। अब Z1 पर प्रसार करना पड़ेगा आपको, Z1 पर अवशेष निकालना है तो Bn में यहाँ Z1 आएगा आपके पास। अब Z1 यहाँ वर्ग C1 के अंदर है तो यहाँ C1 आएगा आपके पास। अब अवशेष हमें पता है B1 होता है तो B1 आप क्या करोगे, n की जगह 1 रख दोगे। और यहाँ ये क्या है बताओ, अब जो B1 है वो क्या आएगा आपके पास, अवशेष आएगा किस पर, Z1 पर। B1 किस पर अवशेष आएगा, Z1 पर। और Z1 पर अवशेष यहाँ क्या दे रखा है, R1। तो यहाँ एक बार समझना, यहाँ जो R1 है ना वो तो क्या है 1/2 पाई आयोटा C1 FZ। मैंने ये तो लिखा है, जब I की जगह 1 लोगे तो R1 क्या आएगा 1/2 पाई आयोटा C1 FZ dZ। R2 क्या है, Z2 पर अवशेष, Z2 का है वर्ग C2 के अंदर आपके पास। तो देखो I की जगह 2 लेंगे तो R2, यहाँ देखो क्या जाएगा C2। R3 क्या है, Z3 पर अवशेष, Z3 कहाँ है, वर्ग C3 के अंदर आपके पास, कहाँ है, C3 के अंदर है। तो जब R3 निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, C3। और I की जगह 3 रख के देखो R3 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, C3 आ रहा है। तो ये फॉर्मूले होते हैं देखो, तो R1 R2 ये ऐसे होते हैं, एक बार समझना। I की वैल्यू 1 से लेकर n तक लेके चलेंगे। अब आप बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो 1/2 पाई आयोटा C FZ dZ। अब बताइए समीकरण 2 से इसका मान कितना होगा, C1 का मान कैसे निकालोगे, I की जगह 1 रखोगे यहाँ तो यहाँ भी 1 आएगा, तो इसका मान R1 होगा। इसका मान कैसे निकालोगे, I की जगह 2 रखना पड़ेगा तो यहाँ भी 2, तो इसका मान R2 आएगा, ऐसे R3 आएगा और लास्ट में कितना आएगा, Rn आएगा आपके पास। कितना आएगा आपके पास, Rn। तो ये कितना आ गया, C FZ dZ बराबर कितना आ गया, देखो 2 पाई आयोटा यहाँ गुणा होगा तो 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn। जाइए R1 R2 Rn क्या है, ये जो कंटूर C के अंदर विचित्र बिंदु थे Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn, उन पर अवशेषों का योग है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। इसी को हम बोलते हैं कोशी अवशेष प्रमेय। तो कंफ्यूजन होने वाली % कोई बात नहीं, आराम से एक बार थ्योरम की स्टडी करना। आप अवशेष क्या होता है उस चीज को आप ध्यान से पढ़ना एक बार, ओके। तो वीडियो को रोक के उतार लो एक बार आप यहाँ तक। देखो अब हम आगे देखते हैं, देखो एक काम करो आप, एक एग्जाम्पल और आपके वो समझ लो आप। ये एग्जाम्पल और भी पूछना आप, जैसे मेरे से जो भी दिक्कत आई 10.2.11, मैं इसके बारे में बेसिक बता देता हूं क्योंकि इस आधार के आपके 2-3 क्वेश्चन भी दे रखे। यदि एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो एक बार देखो आप क्या बोल रहा है, एक मानिए फलन FZ की विचित्रताएं केवल Z बराबर -1 पर साधारण एवं Z बराबर 2 पर द्विकोटि के अनंत तक है। अरे कहने का जो FZ है वो Z बराबर -1 पर कैसा है, Z बराबर -1 क्या है, फलन FZ का साधारण अनंतक है, और Z बराबर 2 क्या है, फलन FZ का 2 कोटि का अनंतक है। और -1 पर तो अवशेष क्या है, 1 है, और +2 पर अवशेष कितना है, 2 है। F0 का मान 7/4 है, F1 की वैल्यू क्या है, 5/2 है। तो फलन FZ ज्ञात कीजिए। और लास्ट में इस कंडीशन के लिए आपको लोरा श्रेणी में क्या करना है, प्रसार भी करना। आपको प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास बुक होगी, एक बार दोबारा पढ़िए आप। एक बार देखो रीडिंग, सबसे पहली बात मैं बार बार बोलता हूं, देखो जहां आपको प्रश्न समझ में आ गया ना तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो गया। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो क्या सोल्व करोगे आप बताओ। तो प्रश्न को आप एग्जाम में भी आप जल्दबाजी मत करना, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो देखो दे रखा है वो लिख दो, देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है, दिया है बेटे
जेड बराबर -1 फलन एफ जेड का क्या है, साधारण अनंतक है। बेटे प्रश्न को पढ़ो, दे रखा है तथा जिस पर अवशेष एवं जेड बराबर -1 पर अवशेष क्या है आपके पास, ये भी देखो लास्ट में दे रखा है। जेड बराबर -1 पर अवशेष क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। जेड बराबर -1 पर अवशेष क्या है, आराम से प्रश्न को पढ़ो, 1 है। तो हमें क्या बोल रहा है, एफ जेड पूछ रहा है, तो लिख देना। इसलिए देखो मुख्य भाग की बात करेंगे, इसलिए फलन एफ जेड के, इसलिए फलन एफ जेड के मुख्य भाग में एक पद क्या होगा, आप मेरे को बताइए। मुख्य भाग में क्या होगा, ये पद तो आएगा ही आपके पास में, एक पद क्या होगा मेरे को बताइए। देखो सुनो, हमें पता है कि z बराबर -1 क्या है, अनंतक है, तो एफ जेड में ऐसा आएगा, z बराबर -1 यदि अनंतक है फलन एफ जेड का, z बराबर -1 है वो फलन एफ जेड का पोल कब होगा, अनंतक कब होगा, जब z बराबर -1 पर फलन एफ जेड की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इनफाइनाइट होगी। तो z बराबर -1 फलन एफ जेड का साधारण अनंतक है, तो मुख्य भाग में पदों की संख्या भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि जब z बराबर -1 दो कोटि का अनंतक होता फलन एफ जेड का, तो मुख्य भाग में एक पद और आता z+1 का होल स्क्वायर। ये तो जानते हो ना, दो कोटि का अनंतक कब होता है, जब मुख्य भाग में पदों की संख्या 2 हो। 3 कोटि का अनंतक कब होता है, किसके मुख्य भाग में, जो लॉरेंट्ज सीरीज पढ़ी थी आपने, लोरा श्रेणी, उसके मुख्य भाग में। लॉरेंट्ज सीरीज में ये तो होते हैं मुख्य भाग वाले पद 1/, में। तो z बराबर -1 साधारण अनंतक है, तो मुख्य भाग में पदों की संख्या ये आएगी, और z+1 होगा। 2 होता तो नीचे क्या आता, z-2। और z बराबर -1 पर अवशेष क्या होगा, जैसे मैं आपको बोल दूं z बराबर 2 पर फलन एफ जेड का अवशेष निकालो, तो मैं बोलता हूं कि 1/z-2 का गुणांक होगा। अब z बराबर -1 पर अवशेष क्या होगा, 1/z+1 का गुणांक, और अवशेष कितना है, 1 है, तो ये रहेगा। फिर मान लीजिए z बराबर -1 पर अवशेष 3 होता, तो यहां पर 1 नहीं आता, फिर मुख्य भाग में एक पद ये होता। क्यों, क्योंकि z बराबर -1 पर अवशेष 3 होता, तो मैं ये बोलता कि 1/z+1 का गुणांक कितना है, 3 है, तभी तो 3 अवशेष हुआ। लेकिन अब तो हमें पता है अवशेष 1 दे रखा है, तो 1/z+1 का गुणांक 1 होगा। लिख देना। तथा और क्या दे रखा है, z बराबर 2 फलन एफ जेड का क्या दे रखा है, ऑर्डर का पोल दे रखा है, 2 कोटि का क्या है, अनंतक है। एवं लिख देना बेटे, एवं z बराबर 2 पर अवशेष क्या है मेरे को बताइए। देखो प्रश्न ये बोल रहा है कि एफ जेड ऐसा है जिसका z बराबर 2 है, वो कितने कोटि का अनंतक है, 2 कोटि का, और z बराबर 2 पर अवशेष भी दे रखा है। प्रश्न को देखिए, 2 पर अवशेष कितना दे रखा है, 2 ही दे रखा है, एवं z बराबर 2 पर अवशेष 2। आराम से प्रश्न को पढ़ना बेटे, लिख देना। इसलिए जो फलन एफ जेड के मुख्य भाग में देखो क्या होगा एफ जेड के मुख्य भाग में, देखो z बराबर 2 कोटि का अनंतक है, तो हमें पता है z-2 का जब प्रसार करोगे तो मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी आएगी, अधिकतम z-2 का होल स्क्वायर, तभी तो z बराबर 2 है वो एफ जेड का 2 कोटि का अनंतक होगा, जब मुख्य भाग में पदों की संख्या कहां तक जाएगी, 2 तक। अब मेरे को छोटी सी बात बताओ आप, z बराबर 2 पर अवशेष क्या है, 2 है। देखो मैं बोलता हूं चाहे कितनी कोटि का अनंतक हो, अवशेष z बराबर 2 पर क्या होगा, 1/z-2 का गुणांक, चाहे 20 कोटि का अनंतक हो। 20 कोटि का अनंतक है z बराबर 2, तो मुख्य भाग में पद कहां तक चलते, +1/z-2 की होल पावर 20 तक चलते। लेकिन अवशेष क्या होगा, 1/z-2 का कोफिशिएंट होता है, तो 2 पर अवशेष 2 है,
तो कहने का 1/z माइनस 2 का गुणांक कितना होगा आपके पास? 2 होगा। 2 पर अवशेष कितना है? 2 है। अवशेष क्या होगा? z बराबर 2 पर 1/z माइनस 2 का गुणांक, तो वो 2 होगा। 2 पर यहां पर क्या आएगा? यहां हमें कुछ नहीं पता, हमने इसको क्या मान लिया? कैपिटल B मान लिया। यहां पे कुछ ना कुछ तो आएगा, 1 को जरूर थोड़ी कि 1 ही आएगा। वहां तो 1 कैसे आया था? क्योंकि -1 पर अवशेष 1 था, तो 1/z प्लस 1 का गुणांक 1 हो गया था। 1 कोटि का अनंत तक था, तो मुख्य भाग में मैक्सिमम पावर कितनी आ रही थी? 1। लेकिन यहाँ 2 कोटि का अनंत है, तो z माइनस 2 के स्क्वायर तक चलेंगे। अब 2 पर अवशेष 2 है, तो 1/z माइनस 2 का गुणांक होगा। इसका हमें पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया? मुख्य भाग में होगा बेटे। देखो, इसलिए fz बराबर क्या हुआ मेरे को बताओ। इसलिए fz आप सभी जानते हैं, fz क्या होता है? देखो, n = 0 to infinite an z की पावर n। देखो, नॉर्मल हम बात करें तो लोरा प्रसार की बात हो रही है, तो लोरा प्रसार में ये पद भी आता है। मुख्य भाग के पद क्या क्या आ रहे हैं? एक तो 1/z प्लस 1, एक क्या आ रहा है? 2/z माइनस 2 और b/z माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी आएगा। अरे अनंत तक ये थे, और भी पॉइंट तो आ ही सकते हैं, जैसे ये थोड़ी है। जैसे आपके पास ऐसे भी तो हो सकता है z² प्लस 1/z माइनस 1। यहां भी देखो, z बराबर 1 अनंत तक है, और z बराबर 1 पर अवशेष आप देख के बता दोगे सर 1 है, क्योंकि 1/z माइनस, लेकिन पद तो और भी तो आ रहे हैं ना, तो वैसे पद और भी आएंगे fz में। अब देखो आप इसका यदि आप प्रसार करो, fz ऐसा होगा, आप समझना इन चीजों को, क्योंकि लोरा सीरीज है तो इसमें ये वाला पद भी आता है। अब यहां देखो प्रसार करेंगे तो a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर चलता रहेगा अनंत तक। ये क्या आएगा? 1/z प्लस 1, 2/z माइनस 2 और b/। बेटे ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। मैंने क्या इस कैसे लिखा है, वो रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली बातें हैं एक एक। देखो लिख देना, दिया है z बराबर -1 तथा z बराबर, देखो केवल प्रश्न पढ़ना, केवल z बराबर -1 और z बराबर 2 ही अनंत तक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया है z बराबर -1 तथा z बराबर 2 के अलावा फलन fz का कोई अनंत तक नहीं है। फलन fz का कोई अनंत तक नहीं है। अर्थात z = इनफाइनाइट पर देखो कोई अनंत तक नहीं है। क्या दिखाई दे रहा है सभी को? तो मैंने लिखा है कि कोई अनंत तक नहीं है, अर्थात z बराबर इनफाइनाइट। पर फलन fz कैसा फंक्शन होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा आपके पास। इसलिए a1 बराबर a2 बराबर a3 डॉट डॉट बराबर 0 आएगा। ये चीज समझो मैंने क्या लिखी है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से fz बराबर कितना आ गया आपके पास? a0 1/z प्लस 1, 2/z माइनस 2 और प्लस कैपिटल B/z माइनस 2 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। तो भाई प्रश्न बोल रहा है कि इनफाइनाइट के अलावा और कोई विश्लेषण, कहने का -1 और -2 के अलावा और कोई क्या नहीं आपके पास है? अनंत तक नहीं है। तो कहने का और सभी जगह फलन कैसा होगा? फिर विश्लेषिक होगा, अनंत पर भी विश्लेषिक होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि फलन अनंत पर भी, क्योंकि अनंत भी विश्लेषिक नहीं है, ओनली कहने का अर्थ यहां अनंत भी अनंत तक नहीं है, क्योंकि अनंत तक यहां बोल रहा है केवल fz के 2 ही अनंत तक है, -1 और 2 है। तो छोटी सी बात बताओ मेरे को आप कि z बराबर -1 और 2 के अलावा कोई अनंत तक नहीं है। तो हमने लिख दिया कि z बराबर इनफाइनाइट भी फलन fz का फिर अनंत तक नहीं होगा। तो अनंत तक कब नहीं होगा z बराबर इनफाइनाइट? जब z बराबर इनफाइनाइट पर जो फलन fz है वो कैसा होगा? विश्लेषिक। अरे विश्लेषिक आप जानते हो ना क्या होता है? fz का मान उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए।
तो z बराबर इनफाइनाइट पर तो फलन एफ जेड तभी विश्लेषिक होगा जब ये z वाले पद क्या हो, हट जाएंगे, वरना तो z वाले पद होंगे ना। तो z बराबर इनफाइनाइट पर फलन एफ जेड विश्लेषिक कहां से होगा, मेरे को बताओ। z की जगह अनंत लेंगे तो अनंत आएगा एफ जेड का मान, तो फिर z बराबर इनफाइनाइट पर फलन एफ जेड का मान अनंत आ रहा है, तो z बराबर इनफाइनाइट पर फलन विश्लेषिक नहीं होगा, अनंत तक होगा फिर z बराबर इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ तो इनके अलावा कोई अनंत तक है ही नहीं, यहाँ z बराबर इनफाइनाइट अनंत तक है ही नहीं, तो फिर तो वो तभी पॉसिबल है जब a1 a2 ये क्या हो, 0 हो, एफ जेड ऐसा हो। क्योंकि अब देखो z बराबर इनफाइनाइट पर फलन एफ जेड का मान अनंत नहीं हो रहा, बल्कि देखो आप z की जगह अनंत है, 0 आ रहा है, कहने का a नोट आ रहा है वैसे। अब देखो z बराबर इनफाइनाइट पर फलन एफ जेड अनंत नहीं हो रहा, तो z बराबर इनफाइनाइट फलन एफ जेड का अनंत तक नहीं है। हमें भी ये प्रूव करना था कि z बराबर -1 और 2 के अलावा एफ जेड का कोई अनंत तक नहीं है। अनंत तक क्या होता है, ऐसा मान होता है जिस पर एफ जेड का मान क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो अब यदि एफ जेड ऐसा है तो इनफाइनाइट अनंत तक नहीं होगा, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहां अनंत तक केवल क्या होगी, -1 और 2, क्योंकि -1 पर एफ जेड का मान अनंत हो रहा है और एक किस पर अनंत हो रहा है, एफ जेड का मान 2 पर। अब देखो आपके पास ये दो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपके पास देखो क्या दे रखा है, एक तो समीकरण 3 में आप क्या लेना, z इक्वल 0 लेना, क्योंकि अपने पास प्रश्न में देखो f0 की वैल्यू दे रखी है, तो z की जगह 0 लेंगे तो f0, देखो z की जगह 0 लेंगे तो a नॉट बचेगा, 0 लेंगे तो 1 -1, और z की जगह 0 लेंगे तो b/4। देखो 0 लेंगे तो आपके पास ये आएगा, और यहां से देखो तो a नॉट प्लस b/4 की वैल्यू 1 से 1 कैंसिल, f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, देखते रहो बुक में आराम से, क्या दे रखा है, 7/4 दे रखी है। तो एक तो समीकरण आ गया ये वाला, और एक f1 की वैल्यू दे रखी है। तो 3 में आप क्या लेना, समीकरण 3 में आप z की जगह क्या लेना, 1 लेना। तो समीकरण 3 में यदि आप z की जगह 1 लोगे तो आपके पास क्या आएगा बताइए, देखो 3 में z की जगह 1 लेंगे तो f1 आएगा, a नॉट z की जगह 1 लेंगे 1/2, z की जगह 1 लेंगे तो -1 आएगा, और z की जगह 1 लेंगे तो प्लस का b आएगा, ये आएगा आपके पास। और f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 5/2 दे रखी है, तो 5/2 मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं। देखो यहां से 1/2 में से -1 हटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 1/2, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1/2 होगा, और यहां से a नॉट प्लस b, तो a नॉट प्लस कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2, तो 3 आ गई आपके पास। ये समीकरण कितना आ गया, 5 आ गया। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों एक बार वीडियो को रोक के उतार लो, आप एग्जाम में कैसे क्या सॉल्व करके आओगे वो तरीके, देखो लैंग्वेज आप विशेष तौर पे ध्यान रखना बीएससी में आप इन चीजों का। अब देखो इनको हल कर दोगे आप, ये 2 समीकरण आ गए। अब तो मैं वैसे बता देता हूं आपको डायरेक्टली, दोनों समीकरणों को आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, तो आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सॉल्व करना। ये कितना आ गया आपके पास से, a नॉट प्लस b, एक मिनट बेटे, हाँ ये देखो हमने क्या लिख दिया, सॉरी। देखो z की जगह 1 लेंगे ना तो ये माइनस का 2 आ रहा है, कितना आ रहा है आपके पास, अरे 1 लोगे तो 1/2 आएगा, z की जगह 1 लोगे तो 1 - 2 -1 बचेगा, तो माइनस का 2 होगा, तो 1/2 में से -2 लेस करेंगे तो -3/2 आएगा आपके पास, इधर लेके आएंगे तो +3/2, ये कितना आएगा आपके पास, 8/2 तो 4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूं, a नॉट की वैल्यू तो कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी, कैपिटल B की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, तो a नॉट की जगह तो 1 रख देना और कैपिटल B की जगह 3 रख देना, ये fz आ गया। ये कितना आ गया आपके पास, fz आ गया आपके पास। और क्या बोल रहा है आपसे बताओ, और बोल रहा है कि एक इंटरवल दे रखा है, मोड ऑफ z greater than 1 less than 2 में आपको fz का क्या करना है, प्रसार करना है।
देखो एफ जेड क्या है आपके पास 1 प्लस 1/1 प्लस जेड प्लस 2/z माइनस 2 प्लस, क्योंकि ए नॉट और बी की वैल्यू रख दोगे आप कैपिटल बी की, ये z माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको पता है ये प्रसार आप जानते होंगे, ये प्रसार होते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1, ये जो प्रसार होते हैं ये प्रसार तभी काम करते हैं जब मोड ऑफ एक्स क्या हो, तो उसके अकॉर्डिंग कॉमन लेना। देखो यहाँ z मोड ऑफ z का मान 1 से ज्यादा है तो इन चीजों को आप समझना, यहाँ से z कॉमन लेना पड़ेगा, 1 प्लस 1/, क्या आएगा z, क्योंकि मोड ऑफ z 1 से बड़ा है तो 1/z का मोड 1 से छोटा होगा, ये मान हम 1 से, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाओगे तो इनवर्स आएगा, ऐसे तो पढ़ाया था मैंने प्रसार 8वें चैप्टर में। देखो यहाँ मोड ऑफ z क्या है 2 से छोटा है, तो यदि आप इसमें किसका भाग दोगे -2 कॉमन लेते हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये आ जाएगा आपके पास। अरे z 2 से छोटा है तो z/2 भी 1 से छोटा होगा, ये यहाँ देखो z क्या है वही है, यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप माइनस का 2 तो 4 आएगा, -2 1 लेंगे, माइनस z/2 होल पावर कितना आएगा 2 आएगा। जो मोड ऑफ z 2 से छोटा है तो z/2 भी क्या होगा 2 से छोटा होगा, तो आराम से आप ऊपर लेके जाना और इसका क्या कर देना आप प्रसार कर देना, आप कर दोगे प्रसार। ये 8वें चैप्टर में हमने खूब समझा था, तो आज हम इतना ही मैटर देखते हैं और मैटर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ज्यादा मैटर नहीं बचा है तो आप निरंतर पढ़ाई को चालू रखिए आप, ओके।